नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे गुड़ा गड़त का खेल, उपचुनाव में भाजपा फेल। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में राज्य की जनता ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। दरअसल लोकसभा की 5 सीटें भाजपा के नाम करने के बाद राज्य की जनता ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भाजपा का हार से सामना कराया। दोनों सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है और इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। लोकसभा की हार से मायूस कार्यकर्ताओं को निकाय और पंचायत के चुनाव से पहले जीत के रूप में बड़ी संजीवनी मिली। आपको बता दें कि बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला तो मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। हालांकि भाजपा मंगलौर के कुछ बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। आपको बता दें कि बीती 10 जुलाई को मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट समेत कुल 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। सवाल यह है कि आखिर इन नतीजों के पीछे की वजह क्या रही। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का रंग लगाकर खुशी मनाई है। आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कहा कि बद्रीनाथ में जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक शुद्धता भी बद्रीनाथ से जाएगी। लोकतंत्र की जीत है और जो लट चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर 69.74% और बद्रीनाथ सीट पर 51.43% मतदान हुआ था, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम था। देखिए, अभी अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना शेष है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जो भी परिणाम आएगा उससे हम जनता का आदेश मान के स्वीकार करेंगे, और अगर हमारे अनुकूल है परिणाम तो निश्चित तौर पर अपने आप में हमारी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा उसकी समीक्षा भी मौका दिया है, लेकिन भाजपा को इन नतीजों से काफी निराशा हुई है। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को नकारा है। आखिर क्या वजह रही कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा का इंजन मंगलौर और बद्रीनाथ की चढ़ाई को पार नहीं कर पाया। सवाल ये भी है, क्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस कमाल दिखा पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, तो हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस ने जीत हासिल की और आज कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हार की क्या वजह रही। लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतने के बाद उपचुनाव कैसे हार गई भाजपा। लक्ष्मी अग्रवाल प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्टी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत लक्ष्मी अग्रवाल जी से करते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, लोकसभा सीटों में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई और ये उपचुनाव जब हुए तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है दोनों ही सीटों पर। यशी जी, देखिए किस तरह से लोकतंत्र ने जैसे कहा है कि जनता का आदेश तो सर्वोपरि होता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पे भरोसा करती है, लोकतंत्र पे विश्वास करती है। और जहां तक बात दोनों उपचुनाव की करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो निराश है ना हताश है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है। क्योंकि जहां मंगलौर सीट की हम बात करें, मंगलौर सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत ही तीसरे नंबर पे बहुत ही दयनीय स्थिति में जहां रहती थी, वहां आप देखिए महज 400 वोटों के अंतर से वो लगभग वहां की जनता ने इतिहास रचने के करीब भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जहां वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में थी, आज महज 400 वोटों का अंतर, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो सेकंड नंबर पे वो रही है। तो ये वहां के कार्यकर्ताओं के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा संदेश है कि वहां के लोग देखिए जहां और रही जहां तक कि जिस तरह से बद्रीनाथ के उपचुनाव की हम बात करें तो निश्चित रूप से वहां कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, जिस चूक को की समीक्षा पार्टी नेतृत्व तो हमारा करेगा कि कहीं ना कहीं एक वहां पे सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भाजपा के खिलाफ एक आक्रामक दुष्प्रचार वहां पे किया कि खुद को पीड़ित बताया कि जहां जबकि राजेंद्र भंडारी जी अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और धामी जी के नीतियों से प्रभावित होकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को वहां इतना पीड़ित दिखा के सहानुभूति बटोरने की कोशिश वहां पे लोगों के बीच में की। उसी मुझे लगता है उसमें काफी हद तक वो सफल भी रही है कि उन्होंने दिखाया कि ये जो है रातों रात इन्होंने चले गए और हमें अकेला छोड़ गए, तो सहानुभूति भी कहीं ना कहीं इनको मुझे लगता है फायदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है। चुनाव परिणाम देखिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप चुनाव को किस तरह से लड़ रहे हैं। तो दोनों ही सीटों पे ऐसा नहीं है कि मंगलौर जैसी सीट पे तो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और बद्रीनाथ में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी पार्टी जो है वो सब समीक्षा करेंगे पार्टी नेतृत्व। शीशपाल जी, दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और जिस तरीके से करण महाराज जी ने जब के न्यूज़ पर बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट पर किस तरीके से जो प्रशासन है वो वोट नहीं डालने दे रहा है और बीजेपी जो है वो डरी हुई है और तमाम चीज़ें कही गई, उसके बावजूद भी कांग्रेस के खाते में ये दोनों सीटें आई हैं। देखिए ये सीधी आज मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी पहले से ही यही उम्मीद लगाई हुई थी और हमें बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता पर पूरा भरोसा था कि वो संघर्ष का साथ देगी और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि भाजपा ने जोड़ तोड़ से लेकर के धन बल और सत्ता तंत्र का पूरा पैतरा चला, लेकिन जब भाजपा का कोई पैतरा काम नहीं आया और जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और भाजपा को एक अलार्म भी भेजने का काम किया है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को बदलिए और जनता के जो मुद्दे हैं उसकी अनदेखी बंद कीजिए। भाजपा भले ही कह रही हो कि मंगलौर में कांग्रेस ने जो है केवल 450 वोटों से जीत हासिल की है, लेकिन ये नहीं कह रही कि बद्रीनाथ में तमाम प्रयासों के बाद राजेंद्र भंडारी जितने वोटों से जीते थे उससे दुगने से ज्यादा वोटों से वो जीतने का काम किया है। तो जीत होती है और निश्चित तौर पर अयोध्या की जनता ने लोकसभा के चुनाव में जो संदेश दिया था, बद्रीनाथ की जनता ने जो है उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और भाजपा को कहा है कि आप जो है जनहित के मुद्दों की अनदेखी बंद करें, क्योंकि आज बेरोजगारी से नौजवान त्रस्त है और राज्य में लगातार पलायन बढ़ रहा है। जोशीमठ आपदा पीड़ितों की जिस तरीके से अनदेखी भाजपा सरकार कर रही थी, जिस तरीके से घसियारी महिलाओं पर वहां जो अत्याचार हुए थे, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था, सड़क की वो मांग कर रही थी, उसका जवाब जनता ने दिया है और जनता ने कहा है कि ये तोड़फोड़ की राजनीति बंद कीजिए और निश्चित तौर पर आप प्रदेश की आवाज को नहीं दबा सकते और विपक्ष को निश्चित तौर पर विपक्ष पर विश्वास
व्यक्त किया है जनता ने, उसके लिए हम जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। और जनता ने जो उम्मीद कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जताई है, निश्चित तौर पर हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जन संघर्ष की आवाज को और उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से यसीदी हम उठाएंगे और सरकार को जनहित के मुद्दों पर मजबूर करेंगे कि वो जनहित के मुद्दों की अनदेखी ना करे। क्योंकि भू कानून की मांग को लेकर के राज्य के आंदोलनकारी और जनमानस लंबे समय से संघर्षरत है। मूल निवास की मांग यहाँ पर उठ रही है, राजधानी गैरसैंण का प्रश्न अनुत्तरित है, विकास पहाड़ नहीं चढ़ रहा है। तो इन मुद्दों पर हम दोबारा से एक संघर्ष को नई धार देंगे और निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को भी हम जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेने पे मजबूर करेंगे। और ये जो आज का चुनाव परिणाम है, ये जनता को और इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं उनको समर्पित है, क्योंकि सभी ने जी तोड़ करके कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में मदद की है और निश्चित तौर पर इससे हम नए संघर्ष के लिए प्रेरित हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की हार को और कांग्रेस की जीत को? ये चिंतनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ वासियों के लिए एक चाल चरित्र और चेहरा वाली, शिक्षिता वाली पार्टी मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अटल जी का जो शुचिता की राजनीति थी, उस पे जैसे कालिक सी पोत दी है वर्तमान राजनीति ने। क्योंकि वर्तमान राजनीति में जब नेता जीत कर भी आए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, तो नेताओं ने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई अपने दल और एनडीए के लोगों को बुलाकर स्वयं को नेता घोषित कर जिस व्यक्ति ने 10 साल से झूठ की राजनीति का झंडा बरदार रहकर पूरे लोगों को बरगलाते हुए ऐसी राजनीति इस देश में खेली जो नफरती हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही, उसका जवाब आज देवभूमि की धरती से जो मिला है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव के बाद, संसदीय चुनाव के बाद 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिना किसी वादे के दिल्ली गए हैं कि 5 सांसद। और आज जो प्रवक्ता भी हमारी आई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो पहाड़ की बेटी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनको। उन्होंने बेरोजगार संगठन की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी बेरोजगार लड़कों के पीठ पे आपने हाथ रखा था। आप एक क्रांतिकारी महिला है, लेकिन ये दीगर बात है कि पहले आप कांग्रेस में थे और आज भारतीय जनता पार्टी की पैरवी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप हकीकत दिल में आपके क्या बीत रही होगी उस पार्टी में जाके जहां की अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती। हरियाणा को लाया गया, हरियाणा, ये कितना दुर्भाग्य है। उत्तराखंड की धरती पर तुम एक व्यक्ति को जिसका चरित्र वेल नोन है कि वो विख्यात खनन का सबसे बड़ा व्यापारी है, उस व्यापारी को तुम उत्तराखंड देवभूमि में ला रहे हो। तुम कितना बड़ा अपमान उस देवभूमि की जनता का कर रहे हो। एक कांग्रेस के नेता को बद्रीनाथ देवभूमि में, एक उस नेता को दिनों रात अपनी पार्टी में शामिल करके और दोबारा अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए उसको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार नेता करके जनता के आगे पेश करते हो, तो निश्चित रूप से जनता सब जानती है। और जनता ने अब बहुत हमें खुशी हो रही है कि जो जनता आंख मीच कर इन पे विश्वास कर रही थी, उसकी आंखें खुलने लगी हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव, ये पूरे देश में 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। केवल बिहार में जेडीयू 1 सीट पे आगे रही है और इवन हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सब है, कांग्रेस डीएमके यानी विपक्ष के लोग अपनी जीत हासिल करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एमपी पहले ही चुनाव में, आप ये देखिए, एमपी के बाद संसदीय चुनाव के बाद पहले ही चुनाव में ऐसी हार मिल रही है। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी को सोचना पड़ेगा कि किन लोगों को तुम आगे करके देश की जनता और देश के भविष्य को इन लोगों के हाथ में छोड़ रहे हो, जिनका उद्देश्य केवल अडानी और अंबानी को बढ़ाना है। जी वापस आते हैं, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं भाजपा की इन दोनों सीटों पर हार को? जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी एक बड़ा कारण हो सकती है।
यशी अभी केवल 3 महीने हुए हैं। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव में मतदान हुआ। हालांकि रिजल्ट पूरे देश के साथ आया और अब आप देखिए कि 3 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को शीर्षासन करना पड़ गया। कहा तो 5 लोकसभा की सीटें जीतकर आप इतरा रहे थे कि आपने बहुत बड़ा जंग का मैदान जीत लिया है, क्योंकि लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खाता नहीं खोलने दिया। लेकिन इन चुनाव में खासकर बद्रीनाथ बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश में, उसी तरह प्रतीकात्मक है। जिस तरह अयोध्या का चुनाव था या जिस तरह हम तिरुपति का चुनाव कहें या जगन्नाथपुरी का चुनाव कहें, कुछ प्रतीकात्मक स्थान है इस देश में और उनमें से अगर बद्रीनाथ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए धक्का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो राज्यसभा जा चुके हैं और इसी बद्रीनाथ सीट से पहले वो विधायक रहे, एक बार नंदप्रयाग से, और जब परिसीमन हुआ तो फिर बद्रीनाथ से विधायक रहे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का है और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और जो चुनाव में बद्रीनाथ चुनाव की पूरी बागडोर संभाले थे गणेश गोदियाल, उनके लिए बहुत बड़ा एक उत्साह का विषय, मैं कहूं कि उनके आगे बढ़ने का द्योतक है। आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी गणेश गोदियाल पूरी मजबूती से अनिल बलूनी के खिलाफ लड़े थे और सबसे कम वोट से जो जीत लोकसभा में मिली भारतीय जनता पार्टी को, वो गढ़वाल संसदीय सीट से मिली थी और उसी सीट से राजेंद्र भंडारी को रातों रात भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। ये कपड़े तक नहीं बदलने दिए थे। पहले दिन जिन कपड़ों में शाम को वो गणेश गोदियाल के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्हीं कपड़ों में सुबह वो भाजपा में शामिल हो गए और तब भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो चीजें सामने आई हैं कि वहां कार्यकर्ता, खासकर उस इलाके का रहने वाला, इस कृत्य से कितना नाराज था वो उन्होंने चुनाव में दिखा दिया। बोला नहीं किसी ने, लेकिन करके दिखा दिया। जो नाराजगी है राजेंद्र भंडारी के खिलाफ, वो चुनाव के जरिए सामने आ गई। और जहां तक मंगलौर का सवाल है, मैंने आपके साथ भी डिबेट में ये बोला था कि मंगलौर में लोकसभा में कांग्रेस को 44,000 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 21,000 वोट मिले थे। लेकिन ये लग रहा था कि वहां कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस और बसपा के बीच होगा, क्योंकि बसपा के उम्मीदवार वहां से उनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सिंपैथी उनके पक्ष में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इस चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया था, क्योंकि केवल 450 वोट से काजी निजामुद्दीन का जीतना ये कांग्रेस के लिए भी सोचने का विषय है कि जो काजी निजामुद्दीन पहले बम्पर वोटों से जीता करते थे, या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44,000 वोट मिले, बीजेपी को 21,000 वोट मिले, 23,000 का अंतर था। और अब अगर आज की जीत में 450 वोट का अंतर है तो निश्चित तौर पर भाजपा बहुत मजबूती से लड़ी और के ठप्पे को दरकिनारा करते हुए करतार सिंह भडाना ने बढ़िया वोट पाए। अब आप कुछ भी बोल लीजिए बैठ के कि वो खनन माफिया हैं, बाहर के हैं, फरीदाबाद के हैं, गाजियाबाद के हैं, तिरुपति के, कहीं का बोल लीजिए, लेकिन परिणाम बताता है कि भडाना ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और कांग्रेस को केवल 450 वोट से जीतने दिया। ये कांग्रेस के लिए भी मंथन का विषय है, ये काजी निजामुद्दीन के लिए, ये सीट जिनकी परंपरागत सीट रही है, जिनके पिताजी लंबे समय से यहाँ से एमएलए रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, और काजी निजामुद्दीन मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार जीते हैं, तीसरी बार।
तो काजी निजामुद्दीन के लिए भी सोचने का विषय है, मंथन का विषय है। और निश्चित तौर पर यह लगता है कि इस चुनाव के बाद दोनों पार्टियां बैठ के मंथन करेगी, लेकिन एक चीज यह तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, आगे इस बहुत पर बड़ा हम झटका। आगे इस पर हम बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव के नतीजों की, जिस पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चूंकि बीजेपी ने पांचों की पांचों सीटों पर जीत हासिल करी थी, ऐसे में उपचुनाव क्या संदेश दे रहे हैं, ये चर्चा का विषय जरूर है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अभी जैसा कि शीशपाल जी कह रहे थे कि माफ कीजिएगा, पीसी दयाल जी इस बात को कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, ये एक कारण हो सकता है। शीशपाल जी जिस तरीके से कह रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश की गई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई। नहीं यशी जी, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जो बात है वो सरासर कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसी पार्टी जहां कार्यकर्ताओं की ना तो अनदेखी होती है और प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जहां पे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े ओहदे पे पद पे भी बिठाया जा सकता है। जहां तक रही बात, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का जो वो रहा है, क्या कहते हैं, बद्रीनाथ में कांग्रेस की जो अपनी जीत पे इतना खुश हो रही है, और निश्चित रूप से उनके लिए है बात, लेकिन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, मैंने कहा वो पूरे मनोबल से वो लड़ा है। यही कारण है कि देखिए जहां कुछ कारण होते हैं, एक व्यक्तिगत छवि भी होती है, जहां तक कुछ वो समीक्षा, जब सारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा पटल पे उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी रही हो। क्योंकि देखिए जहां अप्रैल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की हो, वहां पे आप हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी चूक है, जो भूल है, हम उसको स्वीकार करते हैं और इस भूल की समीक्षा इसके तहत तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव के बाद हर सीट पे हर बूथ तक की समीक्षा करती है, निश्चित रूप से उस पर कारण खुल के आएंगे। कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में है या भंडारी के खिलाफ लोगों का माहौल रहा है, जो भी रहा है, ये खुल के ये कारण तभी पता चल पाएंगे जब इसकी समीक्षा होगी। और मैंने जहां तक कहा है कि मंगलौर, क्योंकि देखिए इससे ये तो स्पष्ट है कि जो जनता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन या सरकार को लेके कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 महीने पहले, जो 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो वो है वो ये दिखता है। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो काम है, जो दानी जी काम है या मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनको लेके नाराजगी नहीं है। नहीं तो स्पष्ट झलकता है लोकसभा चुनाव में। और ये अब देखिए मंगलौर के चुनाव में जनता ने बताया भी है, जिस जनता ने वहां पे जिस तरह से किया, उसी जनता ने मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतिहास रचने का भी काम किया है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उत्साह में, के कार्यकर्ताओं में उत्साह में भी कोई कमी है। हम मानते हैं कि गलतियां हुई हैं और उस गलतियां का तभी हम किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे। शीशपाल जी, अभी यहाँ पर अरुण शर्मा जी ने जिस तरीके से कहा, 450 सीटों का जो अंतर आया है, देखने को मिला है मंगलौर सीट में, ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांटे की टक्कर जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। नहीं, देखिए जैसे जी, कांग्रेस को इस परिणाम पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता नहीं है और परिणाम कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप है। कांग्रेस ने अपना स्वाभाविक प्रदर्शन किया, बसपा अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई और बसपा का जो वोट है वो भाजपा ने खींचा। और भाजपा ने जो वहां पर कहा था कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, बड़ा धनबली फरीदाबाद हरियाणा से लेकर के आई, और जिस तरीके से दुरुपयोग किया, उसके मुकाबले तो ये कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, भाजपा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तो अपेक्षित जीत है। कांग्रेस पार्टी ने इनकी हर गुंडागर्दी का मुकाबला किया, हर प्रशासनिक तानाशाही का मुकाबला किया और फिर भी जीत का परचम लहरा है। भाजपा तमाम प्रयास के बाद भी
जो है तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी, धन बल का सहारा लेने के बाद भी आप जो है नहीं जीत पा रहे थे, तो चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस तरीके से बद्रीनाथ में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने हाथ पांव जो है मारे, जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस को रोकने के लिए सारे संभव प्रयास किए, उसके बाद भी प्रचंड बहुमत से लखपत कोटोला चुनाव जीत जाते हैं, तो आत्मचिंतन किसे करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को। और ये सीधे सीधे धामी जी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी जनादेश है। कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2019 का प्रदर्शन भाजपा नहीं दोहरा पाई? भाजपा की लीड हमने हर जगह कम करने का काम किया, तो दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी धामी जी के नेतृत्व में हार गई। तो ये तो धामी जी के खिलाफ भी जनादेश है। और धामी जी की जो युवा विरोधी नीतियां हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, जो आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, जो लगातार आप तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, सनातन की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, और केदारनाथ का जो प्रतीक दिल्ली में बन रहा है, तो जनता ने भाजपा के इस एजेंडे को नकार दिया। और ये भाजपा के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और भाजपा के प्रवक्ताओं में इतना धैर्य नहीं है, भाजपा के प्रवक्ताओं में इतना धैर्य नहीं कि वो विपक्ष को धैर्य से सुन सके। वो चाहते हैं कि जब वो बोले हैं तो सारे लोग उनको धैर्य से सुने उनके प्रवचन को, लेकिन जब विपक्ष जवाब दे रहा हो, ना वो सदन में बोलने देते हैं, ना सड़क में जो है प्रदर्शन करने देते हैं, ना टीवी डिबेट में बोलने देते हैं। इसी तानाशाही के खेल। लक्ष्मी जी 1 सेकंड रुक जाइए, शिषपाल जी को बोलने दीजिए, आते हैं वापस। के मन की बात कब सुनेंगे? आपके मन की बात तो बहुत हो गई, और भाजपा जब तक जन के मन की बात नहीं सुनेगी, भाजपा लगातार, अब आप देखिए आगे इसी तरह चुनाव हारती रहेगी। आज केवल उत्तराखंड में चुनाव परिणाम नहीं आए स्थिति, आज देश में अन्य जगह भी चुनाव परिणाम आए हैं। और देख लीजिए क्या हाल है भाजपा का। भाजपा को हर जगह फूंकी खानी पड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और लक्ष्मी जी 1 सेकंड रुके, रवैये में, अपनी तानाशाही में अगर परिवर्तन नहीं किया तो भाजपा को बहुत बड़ी हार। ठीक है, शिषपाल जी रुकेगा। लक्ष्मी जी अपनी बात को पूरा करिए। लक्ष्मी जी सुन पा रही हैं? अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो कांग्रेस जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगाने का ये काम करते हैं। और इनका काम ये हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह का, मैंने कहा कि दुष्प्रचार करते आए हमेशा। और आज मैंने कहा कि जिस तरह से इन्हें जीते, इनको तो ये सबक लेना चाहिए, सोचना चाहिए। अब की मैंने कहा मंगलोर की सीट पे इनको आत्ममंथन करना चाहिए। आप ये बद्रीनाथ दोनों सीटों पे ये सोच रहे हैं कि जीत गए, बहुत अच्छा। अभी भी समय है। इस तरह से क्या कहते हैं, आप जिस तरह से आरोप लगा रही है, गलत आरोप है। ये हमेशा बयानबाजी, हमेशा इसका फायदा उठाते हैं। जिस तरह से इन्होंने आक्रामक प्रचार बद्रीनाथ की सीट पे किया, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि खुद को इतना पीड़ित दिखा दिया, इतना सहानुभूति लोगों की, क्योंकि जो पर्वतीय मूल के हमारे भाई बंधु हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा हम लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो वहां इस तरह से दिखाने की इन्होंने कोशिश की कि हम जो है पीड़ित है और सहानुभूति लेने की कोशिश की। तो इस तरह से आगे नहीं चलने वाला। जनता के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष को उठाने चाहिए। और जिसने सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, आपको से को कहीं ना कहीं मुझे जनता सीधे से नकार भी देती है। मैंने कहा ना, मंगलौर जैसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का मात्र 400 वोटों से, जहां जो माना ही नहीं जाता था कि वो हमेशा तीसरे और बिल्कुल जमानत जब्त होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन वहां पे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर एक डर भी, उनका ये डर बता रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, आगामी आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखो किस तरह से कार्यकर्ताओं का अनदेखी हो रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कंधों पे चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, उसके सर्वोच्च नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व अहंकारी हो गया है। और जो ये हार की शुरुआत हुई है, ये उनके दिल तोड़ दिया जब गड्डा जी ने बयान दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी, उत्तराखंड में भी ये संदेश जब उपचुनाव हुए, तो यहाँ के जो हमारा नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, वो इस संसदीय
चुनाव में इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गया कि वो भूल गया कि किस तरह से हमें अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को कायम रखते हुए बाहरी व्यक्ति को यहां नहीं लाना चाहिए। और मैं इस बाहरी व्यक्ति हमेशा कहूंगा, और जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि साहब ये व्यक्ति के कारण कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, वो ये नहीं सोच रहे कि इस व्यक्ति ने उस विधानसभा में कभी काम ही नहीं किया। सीधा सीधा वहां से आता है और सीधा जिस तरह वो मेरठ में किए, जिस तरह वे अन्य जगह इन्होंने अपने चुनाव में किया कि साहब प्रधानों को ट्रैक्टर दे दिए, युवाओं को बुलेट दे दिए, उसी तरह से जब यहाँ पे चुनाव की आचार संहिता को तोड़ते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री ने सारे मंगलौर के प्रधानों को अपने आवास पे बुलाया था, उस दिन मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं समझ गया था कि ये सेम चीज यहाँ पे अपनाई जा रही है जो अन्य जगह इस धनबली ने अपनाई, और वो उसमें हमारा सहायता कौन कर रहा है? यहाँ का मुख्यमंत्री। एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे लाकर उसमें मंगलौर के प्रधानों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर क्यों भाई आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया तुमने? लेकिन थपलियाल जी, मंगलौर सीट पे कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, फिर तो ये इतना 400-450 कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो होता नहीं है। नहीं है मैडम, नहीं है। मैं तो उसको मैं साधा मडाना इसको जीतेगी, मैं तो ये मानता था। मैं तो सरप्राइज हूँ कि बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ ने क्या न्याय दिया कि हमारा दिल नहीं तोड़ने दिया। हम जब एक आदमी आता है कहीं फरीदाबाद हरियाणा से आए और यहाँ हमारी विधानसभा में घुस जाए, तो मैडम यहाँ की देश जनता का अपमान है। यहाँ पे जो सादतें दी गई है, सादतें दी गई है, उनका अपमान है। मैडम आपने देखो जनता ने दी है, धन बल के आधार पे जो आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को, धन बल के आधार पे जिस तरह तुमने बद्रीनाथ का उम्मीदवार को ऐसे चले गया। मैडम आप मैडम ये गलत बात है। हम आपको जानते हैं कि आप कितने क्रांतिकारी हैं, आप किस तरह बेरोजगार संगठन के साथ थे, किस तरह आप कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में पीके अग्रवाल जी शामिल थे, और आज किस तरह से आप उस भारतीय जनता पार्टी की झंडा बरदार बनकर यहाँ पे आई है। दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है कि एक लक्ष्मी अग्रवाल जो पहाड़ की बेटी है, जिस पहाड़ की बेटी का क्रांतिकारी, ये तो किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है ना कि वो कौन सी पार्टी का हिस्सा रहना चाहता है। ठीक है, वापस आते हैं। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए, अरुण जी उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। शीशपाल जी। जी देखिए यशी जी, आज जो पूरे देश की जनता ने उपचुनाव में जनादेश किया, उससे सीधा सीधा संकेत है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अलार्म भेज रही है कि आप अपनी तानाशाही छोड़िए। आप जो शीशपाल जी, अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब जनता क्या कहना चाह रही थी? क्या 3 महीने पहले जो चुनाव लोकसभा के हुए हैं और 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में, तब जनता क्या कहना चाह रही थी? 3 महीने में जनता का मूड कैसे बदल गया? यशी जी वही तो कह रहा हूँ, 3 महीने पहले जब जनता ने जनादेश दिया और 2019 के प्रदर्शन को भाजपा नहीं दोहरा पाई, यहाँ पर देखिए उस लीड को कायम नहीं रख पाई। हर जगह भाजपा को जो है मतदाताओं का आक्रोश झेलना पड़ा, भले ही वो चुनाव जीत गई। मैंने तब भी कहा था ये अलार्मिंग सिचुएशन है धामी जी के लिए कि वो अपनी नीतियों में बदलाव करें, और वो जो राज्य के बेरोजगारों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो बेटियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो लगातार पलायन की उपेक्षा कर रहे हैं, जो आप विकास की उपेक्षा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। और जनता ने जैसे ही उपचुनाव हुए, मैंने कहा था कि इसमें जनता सबक सिखाएगी, और आज जनता ने सबक सिखा दिया। तो भाजपा को आत्ममंथन और चिंतन की आवश्यकता है कि जो तानाशाही चल रही है, जो मनमानी चल रही है, जो आप अपनी मनमानी थोप रहे हैं जनता पे, उसको थोपना बंद करें और युवाओं की मन की बात, बेटियों के मन की बात, उत्तराखंड के जन की बात सुनना शुरू करें। और पूरे देश में आज आपने देखा कि चुनाव परिणाम आए हैं उपचुनाव में, तो ये उपचुनाव भी जनता ने तो सिचुएशन जो आज राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आज देश की जनता को बिल्कुल संदेश है कि जनता समझ रही है कि विपक्ष को मजबूत किया जाना जरूरी है, और विपक्ष अगर मजबूत होगा तो जनता की आवाज उतनी मजबूती से उठेगी और सरकारें मनमानी नहीं कर पाएंगी। और निश्चित तौर पर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम इन दोनों उपचुनाव में जीत से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं,
और जो हमारे प्रदेश के बेरोजगारों की आवाज है, जो हमारे प्रदेश की बेटियों की न्याय की आवाज है, जो हमारे राज्य के कर्मचारियों की आवाज है, जो पलायन से पीड़ित नौजवानों की आवाज है, हम उसको सदन से लेकर सड़क तक पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर अभी भी नहीं संभली और जो तोड़ फोड़ की राजनीति भाजपा ने यहाँ शुरू की थी उसके खिलाफ ये जनादेश ठीक है। है, तो अगर आप नहीं समझते वापस आते हैं अरुण जी, सवाल ये भी कि उपचुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिलती है, अभी तो निकाय चुनाव भी होने हैं, क्या स्थिति में परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की और ये 2 उपचुनाव हार गए, अब निकाय चुनाव है, तो लगता है कि समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी को बहुत ज्यादा आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि 5 की 5 लोकसभा सीटें हमने जीत ली तो हम बद्रीनाथ और मंगलौर भी जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जनता है जो तय करती है, वो सामने आता ही है। और हम देख रहे हैं अब चूंकि निकाय चुनाव है तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, अभी मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा चुनाव और इन चुनावों के बीच में केवल 3 महीने का अंतर रहा है। और ऐसा नहीं था कि लोकसभा चुनाव में कुछ और मुद्दे रहे और विधानसभा चुनाव में कुछ और मुद्दे रहे। बिल्कुल, मुद्दे वही थे, टाइमिंग अलग थी। क्योंकि वो लोकसभा चुनाव था, बड़े फ्रेम में होता है, ये विधानसभा चुनाव है, ये छोटे फ्रेम में होता है। और स्थानीय निकाय जो चुनाव होंगे या पंचायतों के जो चुनाव होंगे वो और छोटे फ्रेम में होंगे। उस चुनाव में मैन टू मैन मार्किंग का फर्क होता है और विधानसभा चुनाव में मैन टू मैन मार्किंग का नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आप कितने ज्यादा लोगों के संपर्क में। और निश्चित तौर पर देखिए, जो जीता हुआ उम्मीदवार था वहां राजेंद्र भंडारी, ऐसा नहीं था कि वो कमजोर कैंडिडेट था। इस बात को तो सारे लोग मानेंगे और इसको भी मानेंगे कि राजेंद्र भंडारी के जो व्यक्तिगत वोट थे और भाजपा के जो व्यक्तिगत वोट थे, अगर वो मिल जाते तो शायद राजेंद्र भंडारी नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है कि राजेंद्र भंडारी के जो व्यक्तिगत लोग थे वो उनसे नाराज हो गए बहुत ज्यादा, और इसलिए वो वोट कांग्रेस को शिफ्ट कर गया, कांग्रेस को पड़ गया। दूसरी चीज, जो स्थानीय मुद्दे थे वो भी कांग्रेस के लोगों ने बड़ी मजबूती से उठाए। और लखपत भंडारी राजेंद्र भंडारी से ज्यादा सरल कैंडिडेट है, सौम्य कैंडिडेट है, मिलने जुलने वाला है लोगों से। और एक चीज का मुझे आश्चर्य होता है, जब भी मैं डिबेट में बैठता हूँ, अगर मैं कांग्रेस के लिए कुछ बोलता हूँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई मिर्च नहीं लगती, लेकिन थपलियाल जी को मिर्च लग जाती है। अब मैंने केवल ये बोला कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कम वोट से क्यों नहीं, तो भाई थपलियाल जी आप यूकेडी का बता दो, यूकेडी की परफॉर्मेंस क्या रही? आप कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे बहस करते हो मेरे साथ हमेशा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है प्रवक्ता किसके हैं, यूकेडी के है कि कांग्रेस के है? और देखिए नहीं, जब थपलियाल जी ने शुरुआत की थी अरुण जी, तो मुझे तो लगा था कि उनको बीजेपी के लिए चिंता हो रही है। बीजेपी के लिए चिंता दिखा रहे थे वो। पहाड़ का प्रवक्ता हूँ मैं। सफाई मत दीजिए महाराज, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा आपसे। रुकिए 1 मिनट रुकिए। देखिए, इस चुनाव ने एक और आदमी को संजीवनी दी है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो है हरीश रावत, जो 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता, केवल अपनी लड़की के अलावा। लगातार चुनाव में हारता गया, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन इस चुनाव ने हरीश रावत को संजीवनी दे दी, क्योंकि वो इस चुनाव में पूरी तरह सक्रिय थे। दूसरी बात, कल ही हरीश रावत ने एक बयान दिया था, और मुझे लगता है कि शिषपाल भाई को वो कोट करना चाहिए था। कल ही बयान दिया था कि 2027 में कांग्रेस जीतेगी। तो हरीश रावत इस उम्र में भी अपने लिए आगे के रास्ते साफ कर रहे हैं। तो ये इशारा देखे कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो सबसे बड़े नेता होंगे, और निश्चित तौर पर नेता तो वो सबसे बड़े हैं कांग्रेस के। भले ही उन्होंने कांग्रेस को आज गर्त में ला दिया हो, लेकिन नेता बड़े समय समय पर नाराज भी रहते हैं वो कांग्रेस से। शादी के घोड़े हो गए। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा मैं ये बोल रहा हूँ, जो अभी राहुल गांधी ने बोला कि हमारी जो रणनीति है कि रेस के घोड़ों को आगे करके चुनाव जीतना और शादी के घोड़ों को बिठाना,
शायद वो रणनीति काम आई। अगर ये उम्मीदवार सही ढंग से सेलेक्ट करेगा, विपक्ष सही ढंग से वो अपने आपस में तालमेल करेंगे, तो भाजपा की राबड़ी राजनीति को शिकस्त दे सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है राज्य में भारतीय जनता पार्टी, और एक एक करके हम खोल भी रहे हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अनसुना हो रहा है। अभी सैन्य धाम में किस तरह से घपला हुआ है, सैनिकों के इस धाम में, उसको सुन के जनता धीरे धीरे जब इनके करतूतों को जानेगी, तो इनको जो वोट आज पड़ रही है, इनको कई सड़कों में दौड़ाना शुरू करेगा। उस समय आने वाला, वो समय आने वाला है जब रेस के घोड़े इनके साथ इनके सामना करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ेगा कि क्या होता है कि साहब अंध भगत करके बैठ गए और हिंदुत्व का गाना। आज देवभूमि में हम लोग जो हैं, हम हिंदूवादी लोग हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, आस्था है अपने देवताओं पे, और वही देवी देवताओं के कारण आज हम पार पा रहे हैं। नहीं तो इनके धनबल के आगे, इनके जो किस तरह से आज गुजरात के बड़े बड़े धरना से मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं जब बताऊंगा तो हमें दुख होता है। हम कह नहीं सकते इस बात, क्योंकि इनके पास सब कुछ, सारा तंत्र इनके पास है। फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम उन 42 आदतों को यूं ही नहीं जाने। आप दिखते तो है नहीं कि लड़ते हुए, आपकी पार्टी यूपी की दिखते तो है नहीं लड़ती हुई, कहाँ लड़ रहे हैं आप? सारे मुद्दे सर, आज जो यही विचारण गीता हत्याकांड में हो मैडम, हम ही लड़ रहे हैं। जिन मुद्दों को आज कांग्रेस समझ रही है, अभी आपके सामने ही उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो उत्तराखंड कांग्रेस दल द्वारा जनित मुद्दे हैं। अगर भरोसा क्यों नहीं कर रही है फिर अभिलाष जी? जनता आप पे भरोसा क्यों नहीं करती? आप जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। धनबल बाहुबल धनबल के भेंट चढ़ गई है उत्तराखंड की राजनीति में। शेषपाल जी, माफिया ठीक है, शेषपाल जी, भारतीय जनता पार्टी में जाने की, आप जैसे व्यक्ति को, आप जैसे क्रांतिकारी जब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो हम हारेंगे हारेंगे हारेंगे। शेषपाल जी जीतेंगे कहाँ? ठीक है, वापस आते थे अपने। शेषपाल जी, देखिए, अगर कोई भी प्रवक्ता राज्य की मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है, अगर राज्य के मुद्दों को उठाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। भले ही वो किसी भी मंच से जो है आवाज उठा तो राज्य के बेरोजगारों के हित में रहा है, हमारे प्रदेश के लोगों के हित में रहा है। जो दर्द राज्य के लोगों का है उसको बोलने में क्या दिक्कत है? और हम जब सच बोलते हैं, जब हम सरकार को चेताने और जगाने का काम करते हैं, तो आरोप लगता है कि साहब दुरागरे से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, अब जनता जनार्दन भी जो है भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, और आज 2 सीटों पर सबक सिखाया है। कल पूरे चुनाव में जो है भाजपा को जो है सबक सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा लगातार मनमानी करती है। वो राज्य के बेरोजगारों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष कोई सुझाव देता तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर राज्य के छोटे दल कोई आवाज उठा रहे हैं तो उस पर भी चिंतन और मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। और आज मैंने जैसा कहा, ये चीजिए कि ये जो आज दोनों चुनाव में शेषपाल जी, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको आत्ममंथन करना है। बीजेपी ने आत्ममंथन वो मार्जिन देखने के बाद ही शुरू कर दिया होगा। और बीजेपी को कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका संगठन जिस तरीके से काम करता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात कांग्रेस की जीत की, तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस जीती, लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस कितना आत्ममंथन करती है। आपने अब शुरुआत में ही ये बात कह दी कि हमें आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो सीट जीत ली, लेकिन अभी आगे तो बहुत लड़ाई है। ये जो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए ना, ये यही समस्या होती है कांग्रेस में कि 2 उपचुनाव जीत लिए, हमने आगे की दिशा दशा समझ ली कि भाई हम तो जीतने वाले हैं। जैसे अगर मेरी बात सुनी हो, तो मैंने कहा कि मंगलोर में आत्म चिंतन मंथन करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए है कि तमाम धन बल का सहारा लेने के बाद, तमाम प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद, तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी वो जीत नहीं पाई। और बसपा का प्रदर्शन, वहां पर जो पिछला प्रदर्शन था, बसपा उसको नहीं दोहरा पाई। बसपा के वोट बैंक में भाजपा ने सेंध लगाई। तो इसलिए भाजपा को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता, कितने प्रयास के बाद वो जीत क्यों नहीं पाई? और कांग्रेस ने तो अपना स्वाभाविक प्रदर्शन किया। काजी निजामुद्दीन जी ने 2022 में जो प्रदर्शन किया, उससे बेहतर प्रदर्शन किया, तभी तो वो चुनाव जीते। और इसके बाद भी हम चिंतन मंथन निश्चित तौर पर करेंगे। आने वाले अभी यही बीजेपी ने 450 से कांग्रेस को हराया होता तो आप अभी यहाँ पे डिंडोरा पीट रहे होते कि 450 से ही हारे हैं हम, 450 से ही हारे हैं हम।
और ऐसा नहीं कि आपने ये किया नहीं है। पिछले चुनाव में आपने इस तरीके की बातें बोली कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सलाह दे रहे हैं कि आपको आत्ममंथन की जरूरत है, तो मुझे लगता है वो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि चिंतन मंथन की जरूरत आपको भी है, मंगलौर सीट पर तो खासकर। मंथन करेंगे ही हम तो। आने वाले निकाय चुनाव के लिए पहले से कमर कसे हुए हैं कि किस तरीके से जो कमियां हैं उनको दूर की जाए, किस तरीके से आने वाले उपचुनाव को जीता जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो प्रचंड बहुमत का नशा इनके सिर चढ़ के बोल रहा है, ये तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बेरोजगारों की उपेक्षा कर रहे हैं, ये राज्य के जो है पलायन करने वाले नौजवान की उपेक्षा कर रहे हैं, ये मूल निवास और भू कानून के मुद्दे की उपेक्षा कर रहे हैं, ये लगातार जो है इन्वेस्टर मीट का धूल पीट रहे थे। उसके रिजल्ट क्या है वो जनता को नहीं बता रहे हैं, तो जनता जनार्दन इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। लगातार बेटियों पर अत्याचारों की जो बाढ़ आई हुई है, बेटियों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पे भाजपा को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर राज्य की कानून व्यवस्था पटरी पे क्यों नहीं आ रही। बड़ी बेटियों की कैसी थी, उस समय क्या हुआ था कांग्रेस की सरकार में, आप उसको भी याद लीजिए ना। आप बीस जी जरा नारी निकेतन में कांग्रेस की सरकार में जो कांड हुआ था उसको याद है आपको? याद है आपको? वहाँ नारी निकेतन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा जाता है या उनके साथ दुराचार करने के लिए रखा जाता है? और आप जो दुराचारी भाजपा कार्यालय में पाए जाते हैं, दुराचारी भाजपा कार्यालय में पूछ लीजिए वो किसका नाम ले रहे हैं। भाजपा उसमें न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भाजपा के प्रवक्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि एनसीआरबी के जो डाटा है वो 21, 22, 23 अभी तक जो है जून महीने तक के जो बेटियों पर अत्याचारों की बाढ़ उत्तराखंड में है, जो लगातार जो है हमारी माइनर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, तो उसपे भी जो है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी अभी एक चलते हुए ट्रक में जो है एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ। तो क्यों बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो? आप कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि प्रदेश की सत्ता में 7 साल से आप बैठे हुए हैं। बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जिम्मेदारी आपकी है, पलायन रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आपकी सरकार चौतरफा नाकाम है। और जब कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठा रही है तो आप कांग्रेस पे ही उल्टा आरोप लगाने लगते हैं। ये कब तक चलेगा भाई? इसी का सबक जनता आपको दे रही है। उनके जनादेश का जी, ये जनता के जनादेश का अपमान है जिस तरह से आप कर रहे हैं। मैंने कहा हम जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा जनता के जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है। भाजपा अगर जनता के जनादेश का सम्मान करती तो अपनी गलतियों को मानती कि हम बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बेरोजगारों की नौकरियां क्यों बेच रहे हैं, क्यों हम पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं, क्यों हम शीशपाल जी एक एक करके बोलो प्लीज। शीशपाल जी, शीशपाल जी, छुपाने के लिए। शीशपाल जी रुक जाइए जरा। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अब तो निकाय चुनाव भी होने हैं और जिस तरीके का अभी रिजल्ट आया है तो जाहिर है कि भाजपा को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। एक सेकंड शीशपाल जी, शीशपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लेट मी कंप्लीट। एक कहावत सुनिए ना, ये सीधी बिल्ली के भाग से छीका टूटा, और छीका टूटने में ये इतने उत्साहित हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये हजम ही नहीं कर पा रहे, चीज को बचा ही नहीं पा रहे। जनता का जनादेश आ रहा है और उस पर उत्साहित ना हो। जनता संकेत कर रही है कि सरकार जेतिए, जागे, जनहित की उपेक्षा बंद कीजिए। शीशपाल जी आप बार बार मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं। एक सेकंड लक्ष्मी जी रुकिएगा जरा, मुझे ये बताइए 3 महीने पहले अभी जब जनादेश आया 5 की 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, आज 2 उपचुनाव जीतने के बाद, 2 सीटों पर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का ये हाल है। नहीं, कांग्रेस के क्या आप कह रही है? सीधी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। शीशपाल जी, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस या जिस तरीके से आप जनादेश की बात कर रहे हैं, आपको तो सारे चुनाव लेकर चलना चाहिए ना, या फिर ये केवल उपचुनाव 2 आपने जीत लिए ये काफी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जनता ने आपको बता दिया, जनता ने आपको सबक दे दिया। हम वही बात तो कह रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में जनता को नहीं पता था ये मुद्दे तो कुछ नहीं बदले, मुद्दे तो वही है।
यशी जी लोकसभा चुनाव के महज 3 महीने बाद 2 उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों उपचुनाव में सत्ता को सबक सिखा रही जनता। तो क्या इससे हमें उत्साहित नहीं होना चाहिए कि जनहित के जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक उठा रही है, जनता उससे जागृत हो रही है और सत्ता को संदेश भेज रही है कि अपनी नीतियां भेजिए, अपनी नीतियां बदलिए, अपनी तानाशाही छोड़िए। आप जनहित के मुद्दों पर जो उपेक्षा कर रहे हैं, जो जनता की अनदेखी कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए। तो ये बात हम ना बोले तो सरकार की जो नाकामी है, हम सरकार को चेता रहे हैं कि जनहित के मुद्दों की उपेक्षा बंद करें। तो क्या गलत कर रहे हैं आप बताइए यशी जी? आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों की उपेक्षा बंद कीजिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है अरुण जी, यहाँ पर शीशपाल जी की जो खुशी है या जो शीशपाल जी क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सीओ में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इस पर मैं आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आखिर ये जो जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव, अभी ये उपचुनाव जिसमें पहले बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली 5 सीटों पर, 2 उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिए हैं, आगे निकाय चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगे इस पर। देखिए यशी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। हाँ, डिफरेंस है। लोकसभा चुनाव बड़े फ्रेम में होते हैं और विधानसभा छोटे फ्रेम में है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो जो मुद्दे कांग्रेस लोकसभा में उठा रही थी, मुझे लगता है कांग्रेस ने वहां एक गलती करी थी और मुद्दों को अनम्यूट कीजिएगा अरुण जी। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अरुण जी सुन पा रहे हैं? मुद्दे उठाए के दिलों तक पहुंच गए, जिसके बाद जनता ने उन मुद्दों के साथ आकर कांग्रेस को वोट दे दी। वो मुद्दे विधानसभा में तो शूट कर गए, लोकसभा में नहीं करे। अब आप इसको अगर एनालाइज करें तो यही मुद्दे और अगर माइनर रूप में आएंगे तो निश्चित तौर पर ये त्रिस्तरीय पंचायत और स्थानीय निकाय दोनों चुनाव में काम करेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर यह भाजपा के लिए ज्यादा खतरे की घंटी है कांग्रेस के बनिस्पत, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तो पाने के लिए है। अब अगर 2 विधानसभा सीटें उन्होंने पाई है तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी के पास इन दोनों में से कोई सीट विधानसभा में नहीं थी, ये भी ध्यान रखने की बात है। एक बसपा के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ने बसपा से एक सीट छीनी है और दूसरी सीट गेन की है, दोबारा जीते हैं राजेंद्र मंडारी वाली। बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हुआ। और यही स्थिति हमें स्थानीय निकाय चुनाव में या पंचायतों को चुनाव में देखनी है। हाँ अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जहां उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, 7 राज्यों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का रहा दबदबा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें, बीजेपी ने 2 सीटें जीती। ज्वालांधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा बरकरार। हिमाचल प्रदेश में 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी जीती। उत्तराखंड में दोनों सीटें मंगलौर बद्रीनाथ कांग्रेस के खाते में गई। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। 7 राज्यों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का रहा दबदबा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें और बीजेपी ने 2 सीटें जीती। ज्वालांधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी का कब्जा। हिमाचल प्रदेश में 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उत्तराखंड में दोनों ही सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ कांग्रेस के खाते में गई हैं। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की हुई जीत। 7 राज्यों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का रहा दबदबा।
जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी का रहा कब्जा। सात राज्यों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का रहा दबदबा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें, बीजेपी ने 2 सीटें जीती। जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।